कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और एक सीट है मिल्कीपुर जो अयोध्या लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद हुए। उस सीट पर उपचुनाव होना है और वो सीट है, और बगल का एक जनपद है अंबेडकर नगर, वहाँ पर एक विधानसभा है कटेहरी, जहाँ से कटेहरी से लालजी वर्मा विधायक थे, फिर सांसद बन गए। इन दो मतलब देखा जाए तो इन दो सबसे कठिन सीटों में से है 10 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है, और इन दो कठिन सीटों पर जिम्मेदारी उठाई है खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। कटेहरी का तो हाल ये है कि 90 के दशक के बाद आखिरी बार शायद अनिल तिवारी बीजेपी के टिकट पर वहां जीते थे। इसके बाद कभी सपा कभी बसपा जीतती रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी हारी थी, उससे पहले भी हारी थी, लगातार हार रही है। इन दो सीटों पर मुख्यमंत्री खुद जाएंगे, सभाएं करेंगे और वहां पर जो जिम्मेदारी ली है तो बहुत चीज़ें एक्टिविटी करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि इन 10 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, क्या इस लोकसभा चुनाव के बाद जो लगातार उंगलियां उठ रही थीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और जो लोग उनके समर्थन में थे सीएम योगी के, वो कह रहे थे कि भाई सारे टिकट तो आप जो है दिल्ली से बटे थे, सारी जिम्मेदारी उन लोगों की थी, योगी आदित्यनाथ की वजह से तो जो सीटें इज्जत बची है उनकी वजह से बची है। ऐसे में ये जो 10 सीटों पर जो उपचुनाव का जो परिणाम आएगा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे चेहरे पर ये परिणाम रहेगा। अच्छा होगा या बुरा होगा, हमारे साथ बात करने के लिए मनोज वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे संस्थान के। सर, आपको क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव परिणाम आएगा 10 लोकसभा की सीटों पर, इसको कैसे देखा जाएगा? क्या योगी अगर मान लीजिए कि खराब प्रदर्शन होता है जिस तरह लोकसभा चुनाव में है, क्या उनके ऊपर तब उंगली उठेगी? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा के नतीजे आए और जो दल के अंदर से आवाज़ें उठी हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हम बात कर लें या बाकी जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव में योगी आदित्यनाथ जरूर आए। तो जिस प्रकार से दिल्ली दौड़ शुरू हुई, बैठकों का दौर चला, बयानबाजी हुई, बैठकों से केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें या तमाम सारे जो बड़े नेता वो गायब रहने लगे, कैबिनेट की मीटिंगों में नहीं गए, तो ये सवाल उठने लगा था कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया और इस प्रकार की अटकलें अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी को खुद आगे आकर कहना पड़ा कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब जो आपने कहा कि सबसे बड़ा यही कि अब योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि उपचुनाव सत्ताधारी दल को उसमें जीत मिलती है, और जिन परिस्थितियों से योगी आदित्यनाथ गुजर रहे हैं, उन्होंने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, 3-3 मंत्रियों के एक लोग विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई है। जो आपने भी कहा 2 विधानसभा सीटों में कल खुद पहुंच रहे हैं, मिल्कीपुर में कल अयोध्या जाएंगे, मिल्कीपुर में वो सभा लेंगे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले चुनाव में इनमें से 3 सीटें मात्र बीजेपी के पास थी, तो ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि उस आंकड़े को और बढ़ाए, क्योंकि आरएलडी के कोटे की सीट थी वो गठबंधन में आप जोड़ सकते हैं, निषाद पार्टी की सीट आप गठबंधन में जोड़ सकते हैं। तो बीजेपी का प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव जीतें, ताकि एक योगी के नेतृत्व को कोई चुनौती ना मिले, वो ये बता सके कि उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ बरकरार है, और जो विरोधी हैं उनको भी चुप रहने का एक मौका मिल जाएगा। दूसरा, जो मिल्कीपुर की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट को अयोध्या की हार बताकर पूरे विपक्ष ने प्रचारित किया है। अखिलेश ने जिस प्रकार से संसद में अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बिठाया है, जिस प्रकार से बाकी नेताओं ने हाथों हाथ लिया है, तो एक तरह से हिंदुत्व की हार के प्रतीक उनको बता दिया है कि इन्होंने एक हिंदुओं को हरा दिया है, ऐसा समाजवादी पार्टी एक मैसेज दे रही है। तो ऐसे में अगर उनके गढ़ में मिल्कीपुर में बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि अयोध्या विधानसभा में तो बीजेपी को लीड मिली थी, लेकिन कहा जा रहा है अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए हैं, तमाम सारी ऐसी सीट जो हिंदू धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ जिनका नाम लिया जाता है, उसका जिक्र हो रहा बार बार। तो जाहिर सी बात है कि एक मैसेज देना चाहेगी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ भी कि वो मिल्कीपुर को जीतकर कि हिंदुत्व की जड़ें वहाँ गहरी हैं, बीजेपी की जड़ें गहरी हैं। उपचुनाव को लेकर जब भी हम लोग बात करते हैं तो सीएम योगी के लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा फेवर में रहता है। आप देखिए आजमगढ़ में जिस तरह से आजमगढ़ लोकसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ था, निरहुआ जीते, फिर रामपुर जिस तरह जीते, आपको लगता है कि, और बहुत सारे उस वक्त आरोप भी लग रहे थे कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको घर से निकलने नहीं दिया गया, वो लोग बूथ पर पहुँचे तो उनको जो है भगा दिया गया।
क्या इस तरह से भी कुछ आपको लगता है कि इन उपचुनावों में भी चीज़ें बाई इलेक्शन जिस तरह सत्ता के फेवर में रहता है, ये सब भी चीज़ें होंगी क्या आपको लगता है? देखिए कुछ हद तक तो होता है, लेकिन अगर आप रामपुर की बात करें कि जिस सीट पर 50% अल्पसंख्यक आबादी है, जो एक मुश्त समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों को वोट करती, बीजेपी के खिलाफ वोट करती है, ऐसा कह सकते हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि उतनी बड़ी आबादी को आप वोटिंग से रोक सकते हैं? और सोशल मीडिया का जमाना है कि आप दूसरे माध्यमों पर बैन लगा सकते हैं, रुकवा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, वो कहीं छुप के आपका वीडियो बना के वायरल कर देगा, आपका ऑडियो वायरल कर देगा, ऐसे तमाम सारे ऑडियो वीडियो हम देखते हैं। तो आज के सोशल मीडिया के युग में संभव नहीं है कि प्रशासन इतने बड़े पैमाने पर धांधली कर सके। इक्का दुक्का सपोर्ट आपको जरूर मिल सकता है और सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है। दूसरी एक बात है कि उपचुनाव में, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव में 3 साल का लगभग वक्त है, तो ऐसे में जो क्षेत्र का आदमी सोचता है कि अगर डेवलपमेंट कराना उसको 3 साल में, तो वो उसकी चॉइस ये रहती है कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ चला जाए। कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसी सीटें जो विपक्ष के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन जब वो उपचुनाव होता है, बाई इलेक्शन, तो वहाँ हम देखते हैं हार का सामना करना पड़ता है और सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर में वो नतीजा चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने गढ़ में हार जाती है, क्योंकि प्रीवियस उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, उनके विधायकों का, उनके सांसदों का, इस कारण उनको हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन चूंकि अभी जैसे मैंने बताया कि 3 के अलावा बाकी सीटें लगभग कह सकते हैं विपक्ष या सहयोगी गठबंधनों के पास थी, तो ऐसे में 2-3 सीटों को छोड़ दें तो बाकी में अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी तो फायदा बीजेपी को मिलेगा, और अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं भी है तो जो वोटर है उसके दिमाग में एक चीज़ रहती है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं, क्योंकि इस चुनाव की तैयारी सरकार ने बहुत पहले से कर दी थी, क्योंकि उनको पता था इस 10 सीटों पे नतीजे क्या है, चुनाव होना ही है, और लोकसभा के नतीजों ने निश्चित तौर पे योगी को हिला के रखा हुआ है। तो इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट की जितनी कई सारी योजना उन्होंने शुरू करा दी होंगी, कई विकास कार्यों की घोषणाएं हो गई होंगी, कई चीज़ों का लोकार्पण हो गया होगा, कई चीज़ों का शिलान्यास हो गया होगा, तो एक पूरा जो मशीनरी है वो पूरी लुभाने में लग जाती है। तो आम आदमी को लगता है, वोटर को, कि अगर 2-3 साल इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सकता है, अगर उसके यहाँ सड़क बन सकती है, स्कूल बन सकता है, अगर आंगनबाड़ी का भवन बन सकता है, अगर पुल बन सकते हैं, पुलिया बन सकते हैं, तो वो प्रेफरेंस करता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ चला जाए। तो मुझे लगता है इसका फायदा योगी आदित्यनाथ की सरकार को जरूर मिल सकता है। कल मुख्यमंत्री आने भी वाले हैं वहाँ पे मिल्कीपुर में, और तमाम उनके जो और सह प्रभारी भी बहुत सारे लोग बने हुए हैं, उसमें 2-4 विधायक हैं, मंत्री हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि मंत्री जो है मिल्कीपुर अपने उस विधानसभा में रात गुजारें अपना। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा बोले हैं तो विधायक और मंत्री सब ऐसा करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अगर और कोई पार्टी होती तो शायद नहीं होता, लेकिन ये बीजेपी है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने कहा है मतलब संगठन ने कहा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक उदाहरण है कि 2 चुनाव पहले जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, तब ये सीट हारी थी बीजेपी, तब ये बीजेपी ने प्रण कर लिया था कि 2 सीटें जो हारे, गुना जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ था और छिंदवाड़ा कमलनाथ का, इनको भेजना है। 2019 में पार्टी ने गुना जीत लिया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना पड़ा। इस चुनाव में आप देखिए कि बीजेपी ने वही टैक्टिस अपनाई कि तमाम सारे बड़े नेताओं ने वहाँ रात गुजारी, कॉर्पोरेट बमबारी जिसको कहते हैं वो की। नतीजा ये हुआ कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से पार्टी वो चुनाव जीती, नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव हुआ जब छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा का, तो आप देखिए बीजेपी ने ऐसी वही टैक्टिस अपनाई, 3000 के छोटे अंतर से ही, लेकिन बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। तो बीजेपी ये टैक्टिस तमाम सारे स्टेट में अपनाती है, ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में अपना है। उत्तर प्रदेश में भी आप याद करिए, जब पहली बार जब अमित शाह को प्रभारी बनाया गया तो किसने सोचा था कि बीजेपी और गठबंधन 73 सीटें जीतेगा। दूसरी बार 65 सीटें भी इसी गठबंधन ने जीती। तो ये बीजेपी अकेले यहाँ नहीं, आप उड़ीसा का उदाहरण है हाल में कि नवीन पटनायक इतने लोकप्रिय नेता, तमाम सारे उन्होंने कार्य किए। हालांकि वोट डिफरेंस 1% है, बीजेपी 41 है, वो 40% है, लेकिन लोकसभा में बीजेडी का सफाया हुआ और विधानसभा में भी। तो कुल मिला के ये है कि इन 10 सीटों पर जो भी परिणाम आएगा, अगर हो सकता है कि बहुत अच्छा परिणाम आए तो योगी जी के फेवर में जाएगा। अगर परिणाम उस तरह नहीं आते हैं तब एक बार फिर सीएम के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू होंगी। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।